हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है संस्कृत के 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं और ये जो 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। और जो भी बच्चे इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, उन्हें 2021 बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है और उनसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। और ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखें तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। और गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्लास कब चलता है तो रोज रात 8 बजे चलता है, तो 8 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला नंबर कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। ए ऑप्शन है समर्थक, बी ऑप्शन है विरोधी, सी ऑप्शन है पक्षधर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे, तो मूर्ति पूजा के क्या थे तो विरोधी थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कथा किसकी कथा है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि करमवीर कथा किसकी कथा है। ए ऑप्शन है संपन्न की, बी ऑप्शन है दलित की, सी ऑप्शन है निर्धन की, डी ऑप्शन है यहाँ पे विकलांग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कथा किसकी कथा है तो एक दलित की कथा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ए ऑप्शन है उच्च स्थान, बी ऑप्शन है निम्न स्थान, सी ऑप्शन है प्रथम स्थान, डी ऑप्शन है द्वितीय स्थान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए तो प्रथम स्थान प्राप्त किए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ए ऑप्शन है रामायण, बी ऑप्शन है महाभारत, सी ऑप्शन है रघुवंशम, डी ऑप्शन है विष्णु पुराण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है तो ये रामायण से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है। ए ऑप्शन है शल्य, बी ऑप्शन है भास, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कर्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है तो कर्ण चाहते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और ये जो 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। ए ऑप्शन है मिथिला के राजा, बी ऑप्शन है मिथिला के राजकुमार, सी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, डी ऑप्शन है मिथिला की रानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर देते थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन है विश्व कल्याण, सी ऑप्शन है सद्भावना, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए तो शांति भी होना चाहिए, विश्व कल्याण भी होना चाहिए और सद्भावना भी होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सभी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। ए ऑप्शन है गिरजानंद के पास, बी ऑप्शन है बिरजानंद के पास, सी ऑप्शन है शिवानंद के पास, डी ऑप्शन है यहाँ पे भवानंद के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए, तो बिरजानंद के पास गए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि कुट्टी नीतम के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुट्टी नीतम के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है राजशेखर, बी ऑप्शन है दामोदर गुप्त, सी ऑप्शन है विशाखा दत्त, डी ऑप्शन है कालिदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुट्टी नीतम के लेखक कौन है, तो कुट्टी नीतम के लेखक दामोदर गुप्त हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कुट्टी नीतम के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त हैं, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है। ए ऑप्शन है गुरु नानक की, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह की, सी ऑप्शन है महावीर की, डी ऑप्शन है गौतम बुद्ध की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है, तो गुरु गोविंद सिंह का है, इन्हें आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि गर्गी एवं वाचनवी किसके दरबार में रहती थी। यहाँ पे आपको बताना है कि गर्गी एवं वाचनवी किसके दरबार में रहती थी। ए ऑप्शन है दशरथ के, बी ऑप्शन है जनक के, सी ऑप्शन है यहाँ पे हरिश्चंद्र के, डी ऑप्शन है पांडव के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गर्गी एवं वाचकनवी किसके दरबार में रहती थी, तो जनक के दरबार में रहती थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न की राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था। ए ऑप्शन है उत्तर टोला, बी ऑप्शन है दक्षिण टोला, सी ऑप्शन है नया टोला, डी ऑप्शन है भीखन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, तो भीखन टोला था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और ये 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के गांव के नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था। ए ऑप्शन है टंकारा, बी ऑप्शन है शंकरा, सी ऑप्शन है भीखन टोला, डी ऑप्शन है कोटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद का गांव का नाम टंकारा था, इसे आपको याद रखना है। और टंकारा गांव कहाँ है, तो ये गुजरात में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि हितोपदेश किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हितोपदेश किसकी रचना है। ए ऑप्शन है विष्णु शर्मा की, बी ऑप्शन है नारायण पंडित की, सी ऑप्शन है कालिदास की, डी ऑप्शन है विद्यापति की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हितोपदेश किसकी रचना है, तो हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है जैमिनी, बी ऑप्शन है आर्यभट्ट, सी ऑप्शन है चरक, डी ऑप्शन है वरामिहिर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरक संहिता के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, तो खुद चरक हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है बंदर, बी ऑप्शन है वनचर, सी ऑप्शन है पर्वत, डी ऑप्शन है मयूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होता है, तो पर्वत नाचते हुए प्रतीत होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर।
18 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहा है। ए ऑप्शन है भील, बी ऑप्शन है कोल, सी ऑप्शन है मुनि, डी ऑप्शन है वंचर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहा है, तो मुनि स्नान कर रहे हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी किसकी महिमा सभी जगहों पे गाई जाती है। ए ऑप्शन है देव की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है विश्व की, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी महिमा सर्वत्र यानी सभी जगहों पे गाई जाती है, तो भारत की महिमा सभी जगहों पे गाई जाती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। ए ऑप्शन है हरी भरी, बी ऑप्शन है ऊंची, सी ऑप्शन है नीची, डी ऑप्शन है विशाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो हमारी भारतीय धारा विशाल है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि श्री राम मंदाकिनी नदी में तैरते हुए किसको देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्री राम मंदाकिनी नदी में तैरते हुए किसे देखते हैं। ए ऑप्शन है फलों के समूह को, बी ऑप्शन है पत्तों के समूह को, सी ऑप्शन है फूलों के समूह को, डी ऑप्शन है हंसों के समूह को। 21 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि श्री राम मंदाकिनी नदी में तैरते हुए किसको देखते हैं, तो हंसों के समूह को देखते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है सासाराम में, सी ऑप्शन है पहाड़पुर में, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु पुल कहाँ है, तो ये पाटलिपुत्र में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी सेतु पुल किस नदी के ऊपर बना है, तो गंगा नदी के ऊपर बना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है क्रोधी, बी ऑप्शन है दानी, सी ऑप्शन है कृपण, डी ऑप्शन है शांत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव दानी था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। ए ऑप्शन है हाथ पकड़ के, बी ऑप्शन है केस पकड़ के, सी ऑप्शन है पैर पकड़ के, डी ऑप्शन है कान पकड़ के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो केस पकड़ के बाहर निकाला गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं। ए ऑप्शन है दान, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है भोजन, डी ऑप्शन है जल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है राष्ट्रभक्ति का, बी ऑप्शन है देव भक्ति का, सी ऑप्शन है मित्र भक्ति का, डी ऑप्शन है शत्रु भक्ति का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए, तो राष्ट्रभक्ति का होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। यहां पे आपको बताना है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है पथिका, डी ऑप्शन है शेर। तो यहां पे आपको बताना है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ, तो पथिका लोभ से आकर्षित हुआ, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28
28 नंबर प्रश्न है कि कुंती का कौन पुत्र था। यहां पे आपको बताना है कि कुंती का कौन पुत्र था। ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मा, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है दुर्योधन। तो यहां पे आपको बताना है कि कुंती का कौन पुत्र था, तो कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। और जो कर्ण थे वो बहुत ही दानशील आदमी थे, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है। यहां पे आपको बताना है कि उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है वैभव, सी ऑप्शन है विद्या, डी ऑप्शन है यहां पे घर। तो यहां पे आपको बताना है कि उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहां पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, पटना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है काम, डी ऑप्शन है आलस। तो यहां पे आपको बताना है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु कौन है, तो आलस है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान में दे दिया। यहां पे आपको बताना है कि कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान में दे दिया। ए ऑप्शन है धृतराष्ट्र को, बी ऑप्शन है कृष्ण को, सी ऑप्शन है इंद्र को, डी ऑप्शन है भीष्म को। तो यहां पे आपको बताना है कि कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान में दे दिया, तो भगवान इंद्र को दे दिया, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और ये जो गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ने का गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। यहां पे आपको बताना है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है क्षमा, सी ऑप्शन है लोभ, डी ऑप्शन है मोह। तो यहां पे आपको बताना है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो क्षमा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। यहां पे आपको बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है पाकिस्तान में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है यूनान में। तो यहां पे आपको बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 20। तो यहां पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है, तो कुल 15 संस्कार है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 36 नंबर कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कहां हुई थी। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहां पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कहां हुई थी, तो मुंबई में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। और किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि रामायण के रचनाकार कौन है। यहां पे आपको बताना है कि रामायण के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है महर्षि व्यास, बी ऑप्शन है वाल्मीकि, सी ऑप्शन है कालिदास, डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो यहां पे आपको बताना है कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो रामायण के रचनाकार कौन है, तो ये है
वाल्मीकि है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न की अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। ए ऑप्शन है विवाह संस्कार, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, सी ऑप्शन है उपनयन संस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, तो ये शिक्षा संस्कार है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न की शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। ए ऑप्शन है मित्रता, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति और कलह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, तो शत्रु राज्य अहिंसा और कलह बढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न की यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है देवकुमारिका, डी ऑप्शन है सुमन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न की भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है जंतु, सी ऑप्शन है ईश्वर, डी ऑप्शन है भाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, यानी भगवान प्रसन्न होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, तो संस्कारों से होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न की मिथिला के मंत्री कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिथिला के मंत्री कौन थे। ए ऑप्शन है रामेश्वर, बी ऑप्शन है विशेश्वर, सी ऑप्शन है सुरेश्वर, डी ऑप्शन है बीरेश्वर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिथिला के मंत्री कौन थे, तो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न की वेद कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, सी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। ए ऑप्शन है चित्रकूट, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है पारसनाथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर।
47 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे समावर्तन संस्कार में, बी ऑप्शन है उपनयन संस्कार में, सी ऑप्शन है केशांत संस्कार में, डी ऑप्शन है विवाह संस्कार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि बिन बुलाए कौन आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिन बुलाए कौन आता है। ए ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन है धूर्त, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है चोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिन बुलाए कौन आता है, तो बिन बुलाए यहाँ पे धूर्त लोग आते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला किस राज्य में है। यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला किस राज्य में है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला किस राज्य में है, तो भीखन टोला बिहार में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है। ए ऑप्शन है उपद्रव्य, बी ऑप्शन है विस्फोटक, सी ऑप्शन है बढ़ने का उपाय, डी ऑप्शन है द्वेष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है, तो द्वेष करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। और ये था वीडियो का पार्ट 2, इसमें हम आपको 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं और पार्ट 1 में भी 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पार्ट में मिला के 100 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो चुका है और यहाँ पे 400 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे, तो उसे भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। ए ऑप्शन है शास्त्रों को, बी ऑप्शन है शस्त्र को, सी ऑप्शन है लोभ को, डी ऑप्शन है कला को। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।